2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। उस दौरान लोगों की किसी ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि बीजेपी 63 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। बीजेपी 63 लोकसभा सीटें जीत करके आई और सपा बसपा का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी से आज ओम प्रकाश राजभर अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी कमरे में बैठ करके या मतलब दो बड़े नेता आपस में बैठ करके अगर गठबंधन कर ले तो कोई जरूरी नहीं है कि जमीनी लेवल पर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करें। जाति और धर्म, खास करके जाति में भी ओबीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से है, सुन्नी है, शिया है। लेकिन इस बार का क्या है कि जैसे जैसे इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस तरह समझ रहे हैं, वो जो 80 और 20 का फार्मूला आया है उसको कैसे हम और डिकोड करने की कोशिश करें, तो इस बात को लेकर के सारे लोग संजीदा हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि लड़ाई जो है इस बार बहुत टक्कर की होगी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, लेकिन परवान चढ़ता है पूर्वांचल में। पूर्व से सूर्य उदित होता है तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल में ही उत्तर प्रदेश की सत्ता का सूर्य भी उदय होता है। हम इस समय हैं वाराणसी में। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। वाराणसी वरुणा और असी के बीच में बसी है और इस समय हम वाराणसी के दूसरे छोर पर हैं, यानी वरुणा के तट पर शास्त्री घाट पर। पीछे वरुणा पुल है और आज हम चर्चा करेंगे कि पूर्वांचल के बचे हुए 2 चरणों में किस तरह की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि सियासी लिहाज से सबसे अहम पूर्वांचल है तो इसकी कई खास बातें भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूं, स्नेह रंजन जी हैं राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक, अरुण जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, सुशील जी हैं काशी वार्ता के संपादक और रत्नेश राय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले क्योंकि पूर्वांचल की बात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दौरा किया, जिस तरह से उनके एक दौरे की बात लोगों को याद है, जो पहला चुनावी लिहाज से पहला दौरा था, उसमें उन्होंने ये कहा था, न मैं अपने आप आया हूं, न किसी ने मुझे बुलाया है, मां गंगा का बेटा हूं, गंगा ने बुलाया है। और जिस तरह अब उन्होंने मोक्ष को लेकर के और काशी को लेकर के बात की, भावनात्मक जुड़ाव काशी के साथ फिर से एक बार दिखा है, चुनावी बेला इस बार भी है। यूं तो ये भावनात्मक बात है, काशी से जुड़ने की बात है और पूर्वांचल के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं भी, इसी तरह से सोचते हैं। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस बयान को? बेशक मैं प्रधानमंत्री जी की उस पहली सभा में भी था जो खिजूरी 2013 दिसंबर में पहली बार मोदी जी आए थे, और मोदी जी ने उसके बाद जब नामांकन भरने आए तब उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, न मैं आया हूं और न बुलाया गया हूं, माँ गंगा ने बुलाया है मुझे। उसके बाद से प्रधानमंत्री जी कल थे बनारस में, और कल और उस समय की यात्रा को अगर हम जोड़ दें तो अब तक प्रधानमंत्री जी इन वर्षों में 2014 से लेकर के 2022 के बीच में 30 बार बनारस आ चुके हैं। और ये किसी प्रधानमंत्री की इस बात की जद्दोजहद को प्रदर्शित करता है कि वो बनारस को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं, बनारस को लेकर के कितने भावुक हैं और बनारस को लेकर के कितने गंभीर हैं। निश्चित रूप से उनकी नीयत बहुत अच्छी है, वो चाहते हैं कि बनारस का विकास हो, वो चाहते हैं कि बनारस अगर पहले मैं एक भूमिका आपको बता दूं कि बनारस एक ऐसा शहर है, काशी एक ऐसा शहर है जिसको पूरे देश ने संवारा है। ये एक ऐसा शहर है जो इसको जिंदा क्यों कहते हैं, इस शहर को जिंदा केवल इसलिए कहते हैं कि इसको मिटाने की बहुतेरी कोशिशें हुई, लेकिन ये शहर मिट ही नहीं पाया। ये शहर 5000 वर्षों से जिंदा ही जिंदा है। विश्वनाथ मंदिर पर दर्जनों आक्रमण हुए, हमें जो उसका प्रमाण मिलता है 1094। बिल्कुल सर, हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल काशी की ऐतिहासिकता, काशी की पौराणिकता उसी से जुड़ी है, लेकिन ये चुनावी बेला भी है और हर बात के चुनावी मायने, राजनीतिक मायने भी होंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि ये जो कल उन्होंने जिंदा शहर बनारस का भी जिक्र किया, इस जिंदा शहर बनारस को जिस ढंग से वो चाहते हैं उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में इस बात का संकेत था कि वो जिस ढंग से चाहते हैं बनारस का विकास, अभी थोड़ी सी कुछ कमी है बनारस के विकास में, और अगर सरकार रिपीट करती है तो उस अपने एजेंडे को पूरा कर ले जाएंगे वो, और बनारस एक दर्शनीय शहर बन जाएगा।
बिल्कुल, ये एक बात है कि प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि बनारस के विकास में कुछ कमी रह गई हो, तो अगर सरकार उत्तर प्रदेश की रिपीट करती है तो वो बात अब खत्म हो जाएगी। अरुण जी, 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही, प्रधानमंत्री जी उससे पहले से यहाँ के सांसद हैं, अब कमी रह गई तो वो चाहते हैं रिपीट हो। इस बात से मैं इस बात को जोड़ूंगी कि ग्राउंड पर जो प्रचार हो रहा है, खासतौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशियों का शहर दक्षिणी से लेकर के कैंट तक आप कह दें, तो हमने भी प्रचार देखा है, तो वहां के विधायकों ने कितना काम किया? आपको लगता है खुद प्रधानमंत्री जी को कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के रहा होगा या नहीं रहा होगा? देखिए, जनता का विश्वास मोदी के प्रति है, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल बनारस ही नहीं, मैं पूर्वांचल की बात करूं तो सभी जिलों में हम लोग मोदी के प्रति विश्वास जता रहे हैं। प्रत्याशी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव में हर सत्ता जो भी सरकार रही है उसके प्रति रहा है हमेशा से। डेवलपमेंट का काम जितना मोदी जी ने किसी के बिना भेदभाव किए पूरे बनारस में किया, सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया, भले ही सहयोगी दलों के विधायक भी रहे होंगे, वहां भी उन्होंने काम किया। अब प्रत्याशी के प्रति यदि किसी के मन में कोई भाव रहा होगा तो विधायक निधि का भी पैसा उसी क्षेत्र में वो खर्च होता है, जो सरकार की नीति रही है उसमें विधायक निधि खर्च होता है। कल मोदी जी के आने के बाद जो मुझे लगता है, जो उन्होंने भाव प्रकट किया, काशी से खुद को जोड़ा और ये भी जोड़ा कि मैं भी काशी का हूं और आप भी काशी के लोग मुझे भी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर एक बड़ा भरोसा जगा है कि यदि सरकार नहीं रहती है या मोदी जी हट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो बनारस का डेवलपमेंट अभी तेजी से चल रहा है वो कहीं न कहीं से ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जनता ये मान के चल रही है कि फिलहाल जो काम हो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं। सुशील जी, आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से ये बयान रहा है प्रधानमंत्री जी का, पहला वाला भी था, तो मान सकते हैं काशी की ही बात नहीं हो रही है, काशी से उन्होंने जुड़ाव की बात की, पर ये पूरे पूर्वांचल के चुनाव को 111 सीटें, 19 जिले, आपको लगता है कहीं ना कहीं साधने वाला है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से अपने भाषण में बोला है कि मेरी मृत्यु की कामना की गई, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आनंद आया कि मुझे काशी में ही मोक्ष मिले, तो इनका ये जो जिस भाव से उन्होंने उसको प्रकट किया है वो बिल्कुल पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश की जनता को उनसे जुड़ने का काम करेगा। और यहाँ की जनता को भी तो उन्होंने ये भी कहा कि काशी से हमारा नाता जो है अब अंतिम समय तक रहने वाला है। तो कहीं न कहीं मोदी जी का ये कहना और इनका ये भाषण जो है पूरे देश के लिए और बनारस के लिए, खास तौर से पूर्वांचल के लिए भी इसका इफेक्ट करेगा, इन सीटों पर प्रभाव भी डालेगा, क्योंकि मोदी जी का जो आज के डेट में स्थिति में जो मतलब जो समय में जो उनका एक कद है वो भारत में सबसे बड़ा कद है, और बनारस में वो सांसद हैं, उनके कहने का बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और कई सीटों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके भावनात्मक उसको जो है कहीं न कहीं उन्होंने अपना बयां किया। बिल्कुल भावनात्मक, क्योंकि उनको भी पूर्वांचल काशी के लोगों की नब्ज का पता है, इस बात को लेकर के उन्होंने कहा। रत्नेश जी, जिस तरह से ये कहा गया, कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई पूर्वांचल तक आ गई है, बहुत टफ फाइट है, बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री जी भी ये जानते हैं, और इस वजह से भी ये बात है। बिल्कुल, हर चुनाव को बीजेपी जो है वो टफ मानती है और उतना ही मेहनत करती है, और बीजेपी पूरे 5 साल चुनावी मोड में होती है, तो इसको आप टफ कहिए या बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी को भरोसा है उसके विकास पे। ये जो आपने बताया ना कि 111 विधानसभा और 19 जिले, ये पूर्वांचल के बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं और विधानसभा है जहां पे ये चुनाव होने वाला है 6वें और 7वें चरण का। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे एक जाति समीकरण को भी जोड़ने के लिए काफी काम किया है। यहाँ पे जो विकास के मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश की है, लेकिन जो विकास का मुद्दा है उसको लेके बीजेपी एकदम फ्रंट पे है। वो ये बताना चाहती है कि हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है, खास तौर से अगर हम बनारस की बात करें तो 2014 से लेके अभी तक 30 बार, कल 31वां बार था प्रधानमंत्री यहाँ पाए, और प्रधानमंत्री जी 31 बार यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रत्नेश जी ने जो बात कही कि अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण का जिस तरह से जाल, ताना बाना एक तरह से तैयार किया है, या उनको मिल गया है, आप ये कह सकते हैं। तो पूर्वांचल में तो वैसे भी जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं। मोदी का करिश्मा चला था, 2014 में चला, 17 में चला, 19 में चला, इस बार है। मैं थोड़ा सा सेफोलॉजिस्ट की तरफ बात करता हूँ, भावनाओं से बाहर आकर के। 61 सीटें ऐसी हैं जो मिर्जापुर, आजमगढ़ और बनारस कमिश्नरी में आती हैं, और उन 61 सीटों पे 55 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार कब्जा किया था।
मुझे अच्छी तरह याद है कि 2019 में मोदी जी गोवा से सीधे गाजीपुर आए थे चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने, और उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट हमारा जो कोर इशू है, उसी कोर इशू पर हम वोट मांगने आए हैं। उन्होंने विश्वनाथ गहमरी का जिक्र भी किया था, जो संसद में कहते हुए रो पड़े थे कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा माना जाता है। तो बावजूद इसके 5 साल, अगर 17 से माने तो 5 साल हो गए, अभी भी पूर्वांचल पिछड़ा क्यों माना जाता है? ये अगर हम एक बाहर निकल के देखें तो चुनाव लास्ट में जाते जाते विकास अलग हो जाता है, और जाति है, कम्युनिटी है, धर्म है, वगैरह वगैरह 80 बनाम 20 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर डेवलपमेंट इशू है, डेवलपमेंट इशू होना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया, जितना डिजाइन किया है, अभी उस डिजाइन पे बहुत सारा काम होना बाकी है। उस डिजाइन पर भी बात होनी चाहिए कि वो डिजाइन जो है वो एयरपोर्ट से दिखाई शुरू होकर के आपका गंगा के किनारे तक जाती है। तो इस पर अगर बात हो तो मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं आते हुए अभी फंस गया था आपके प्रोग्राम में, मैं थोड़ा लेट पहुंचा। क्यों लेट पहुंचा? इसलिए पहुंचा कि जाम में फंस गया था। बनारस में जाम बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है जाम में बनारस की। हम 5 साल में 17 से 22 तक में, हम 17 में भी वादा किए थे, पर 17 में भी सरकार के एजेंडे में था कि हम जाम से मुक्ति दिलाएंगे। कुछ काम हुए, कुछ काम अधूरे रह गए। तो अब जो सरकार बनेगी या बनती है, उसके सामने जो चैलेंज होंगे, वो चैलेंज दूसरे तरह के होंगे। एक दूसरा यह है कि जब 61 सीटों में 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं, तब ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी आपके साथ थी। इस बार बहुत सारे दल हैं, बहुत सारा फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहेगा। इस बार उसको बिल्कुल यही सर वो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जातीय समीकरण की बात बहुत अच्छी तरह से उठाई निरंजन जी ने, क्योंकि जातीय समीकरण पर अखिलेश यादव को भरोसा है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से लेकर के और दलों के जो नेता उनके साथ आए हैं, क्योंकि उनकी जाति के वोट यहाँ पर ज्यादा हैं। इस बार तो कृष्णा पटेल भी चुनाव लड़ी हैं। तो आपको लगता है ये एक फैक्टर, क्योंकि वोट तो जाति के नाम पर बाद में पड़ता है, विकास के नाम पर कब पड़ता था? जाति के नाम पर वोट पड़ता है, ये सही बात है, लेकिन 2014 में भी, 17 में भी, 19 में भी लोगों ने चुनाव देखा, और पूर्व उत्तर प्रदेश में अगर कोई गठबंधन हो सकता है तो समाजवादी पार्टी और बसपा से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। उस दौरान लोगों की किसी ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि बीजेपी 63 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। बीजेपी 63 लोकसभा सीटें जीत करके आई, और सपा बसपा का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी से आज ओम प्रकाश राजभर अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी कमरे में बैठ करके या मतलब 2 बड़े नेता आपस में बैठ करके अगर गठबंधन कर ले तो कोई जरूरी नहीं है कि जमीनी लेवल पर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करें। गांव-गांव में जो स्थितियां हैं, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी के लोग हों, जाति के हों। तो आपको क्या लगता है स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, हमको जो लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी का वोट तो बसपा को गया, लेकिन बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं गया। वोट ट्रांसफर होने वाली बड़ी बात है। वोट ट्रांसफर होने वाली बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है कि वोट जिस तरह से गठबंधन सपा ने किया है उसमें लाभ होगा या नहीं लाभ होगा? लोग ध्यान नहीं। देखिए, सपा ने जो गठबंधन किया था पहले, कांग्रेस के साथ भी किया था, बीएसपी के साथ भी किया था, तो जो जाति समीकरण को देखते हुए इन लोगों ने जो समझौता किया था वो पिछले चुनाव में फेल हो चुका है। तो जो अब चुनाव आ रहा है जिसमें जाति समीकरण को भी बुना गया है, तो वो कहीं दिख नहीं रहा है इस पूरे चुनाव में। सिर्फ इसका प्रोपेगेंडा है, ये हल्ला मचाया जा रहा है कि जात के आधार पे कैंडिडेट तय किए गए हैं, जात के आधार पे लोगों ने पार्टियां बदली हैं। तो उसका कहीं असर इसलिए भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो योजनाएं थी उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे वो केंद्र की सरकार की हो, वो उस जाति विशेष तक भी वो योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो कोरोना काल के समय का हो, वो जाति विशेष तक भी पहुंची है, हर जाति तक पहुंची है। क्योंकि बीजेपी भी इस बात को बताती रही है कि जो लाभार्थी हैं वो कहीं ना कहीं उनको मान करके चल रही है। अरुण जी, जो बड़े चेहरे हैं पूर्वांचल की इन सीटों पर भी उनकी भी परीक्षा है। अनुप्रिया पटेल की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, या डॉक्टर संजय निषाद की बात करें, तो आपको लगता है वो कितने प्रभावी होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2.5 दशक से जातिवादी राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है यहाँ, लेकिन 2014, 17, 19 ने ये मिथक तोड़ दिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने
उन सभी दलों के जो दूसरे लोग जातिवादी राजनीति करते थे उन वोटरों को लाभार्थी योजनाओं के जरिए देने की कोशिश की। सबसे बड़ी दूसरा ये है कि जो अनुप्रिया पटेल हो या निषाद की जो संजय निषाद की पार्टी हो, वोट को पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में ट्रांसफर कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और लोग भाजपा पर भरोसा करते रहे हैं। यहाँ ये दिक्कत आएगी कि कल सुहेल देव राजभर की जो पार्टी है उनको समाजवादी पार्टी के लोग जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे, जो अपने प्रत्याशी को उम्मीदवार पाले बैठे हुए थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे ही कमेरावादी पार्टी की स्थिति बन गई। पूर्वांचल से ऐसी 1 दर्जन सीटें हैं जो कमेरावादी ने अपने सीटों पर घोषित कर दिया अपने प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के लोग ताकते रह गए कि हमको इस बार उम्मीद है कि मुझे टिकट मिल जाएगा। अब वो कहीं न कहीं से उनको ये लग रहा है कि यदि ये सीट पर जो चुनाव वो जीत जाते हैं तो बिल्कुल ये जो बातें हैं कि समाजवादी पार्टी का कैडर जो है वो भी ये तय करके बैठा था कि हमको मौका मिलेगा, लेकिन जो गठबंधन के और दल हैं उनके नाम पर घोषणा कर दी। तो इससे मुझे ध्यान आया कि पूर्वांचल में सभी फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, पर बागियों का भी एक फैक्टर है, चाहे वो बीजेपी के सुरेंद्र सिंह की बात करें या फिर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो शादाब फातिमा की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, सभी के लिए, बीजेपी के लिए भी, सुरेंद्र सिंह भी। ठीक है, ये सभी के लिए है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल के लिए सबने 1, 2, 3 लेयर अपने बना के रखे हुए हैं। इमोशनली, इंटेलेक्चुअली मोदी जी आते हैं तो बहुत सारी चीजें किनारे हटके उनके साथ जुड़ जाती हैं। ये बीजेपी के पास एक मेगा प्लस है, मोदी का फेस बीजेपी का एक मेगा प्लस है, जिसमें बहुत सारी चीजें, आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में मैंने, जैसे आप आज यहाँ इंटरव्यू कर रही हैं, उसी तरीके से मैंने मनोज सिन्हा जी का इंटरव्यू किया था और मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि इस बार हम लोग 5 ट्रिलियन की बस मिस नहीं करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि काम बहुत किया था उन्होंने, पूरे ईस्टर्न यूपी को रेल से जोड़ दिया था, कनेक्टिविटी बढ़ा दी थी, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। तो डेवलपमेंट एकमात्र क्राइटेरिया चुनाव जीतने का नहीं है, ठीक है। उसमें लास्टली जाकर के कहीं न कहीं से, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूँ, तो जाति और धर्म, खास करके जाति में भी ओबीसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से है, सुन्नी है, शिया है। लेकिन इस बार का क्या है कि जैसे जैसे इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो जो 80 और 20 का फार्मूला आया है उसको कैसे हम और डिकोड करने की कोशिश करें, तो इस बात को लेकर के सारे लोग संजीदा हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि लड़ाई जो है इस बार बहुत टक्कर की होगी, टक्कर की लड़ाई होगी। और जिस तरह से ये बात हुई है, क्योंकि एक बात और इंटरेस्टिंग है, अभी मुख्यमंत्री अपनी सभा में जा रहे थे तो उनमें नीचे उनको हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखे, तो उस पर उन्होंने बात की। अगर पूर्वांचल की हम बात करें तो माफिया वाला जो फैक्टर है उसको हम नहीं भूल सकते हैं, और अभी भी अब्बास अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से और बातें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बाबा का बुलडोजर भी यहाँ पूर्वांचल में, ये भी एक बात है, इसकी भी चर्चा है कि 2 बड़े यहाँ के जो पूर्वांचल के बाहुबली, उनको माफिया कहिए चाहे बड़े आपराधिक जो भी कह लीजिए, अतीक अंसारी और ये मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो इन दोनों लोगों के जो कार्रवाई सरकार ने की, बुलडोजर को ये मत कहिए कि भाई सिर्फ वो डेवलपमेंट में काम करता है, वो सड़क बनाता है, हाईवे परियोजना में काम आता है। वही दिखाया कि जो लोग कानून व्यवस्था के साथ खिलाफ काम करेंगे वो कार्रवाई इनका ये करने के तैयार बैठा है। ये बुलडोजर उस पर डिमोलिश करेगा या उनको नेस्तनाबूद करेगा। वो एक संदेश है कानून व्यवस्था का, वो ये संदेश है अराजकता के खिलाफ का, वो संदेश है कि जो लोग माफियावाद के खिलाफ, बाहुबल के खिलाफ वो संदेश है, वो अपराधियों के खिलाफ एक संदेश है कि आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो यानी चुनाव में वो पूर्वांचल में इन 111 सीटों पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि कम से कम आप शायद 2 दशक पहले तक किसी भी शहर में फोन आने पर लोगों को कॉल आता था, किसी का अपहरण हो जाता था, रंगदारी मांगी जाती थी। आज शायद थानों में रंगदारी की, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं शायद इक्का दुक्का रह गई हो, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस 5 सालों के इतिहास में ऐसा हुआ है जब माफिया के लोग जाकर के किसी से रंगदारी। ये अपनी बात है जो मुख्यमंत्री भी लगातार सभा में बता रहे हैं। तो फैक्टर मुख्यमंत्री का काम या मोदी का चेहरा क्या है और बीजेपी के लिए, और सीटें, क्योंकि अब मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है 111 में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी? देखिए, क्या होगा ये तो 7 तारीख को जनता डिसाइड करेगी और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तय है कि कल भी मोदी ने बोला था कि जो योजनाएं हैं वो अंतिम पंक्ति तक पहुंचनी चाहिए ताकि बीजेपी के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप न लगे। तो 6वां और 7वां चरण
पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और कहीं न कहीं पूर्वांचल से ही लखनऊ की जो है वो कुर्सी तय होती है। तो जो 6वां और 7वां चरण होगा ये तय करेगा पूरी तरीके से कि कितनी सीटें आएंगी इस बार। चलिए, पूर्वांचल से ही लखनऊ की कुर्सी तय होगी, रत्नेश राय जी ने बताया, लेकिन पूर्वांचल में आजमगढ़ भी आता है। हाँ। पूर्वांचल से ही कुर्सी तय होगी। आपका क्या कहना है? 111 जो सीटें हैं, क्या होगा? 111 सीटें जो पूर्वांचल की हैं उसमें बीजेपी 2017 के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाई थी। तो 5 सालों में सरकार के प्रति या विधायकों के प्रति जो नाराजगी है उससे सीटें तो घटनी है बीजेपी की, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ पूर्वांचल में नुकसान उठाएगी। पूर्वांचल से ही बीजेपी प्लस करेगी और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्वांचल जो है बीजेपी को सत्ता में बैठाने का बहुत बड़ा मतलब एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप बताइए, बहुत स्पष्टता से सुशील जी ने बात। देखिए, आजमगढ़ को आप इस रूप में माने कि वो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, जैसे बनारस है मोदी का गढ़ है। तो दूसरे दलों को लगता है कि हम बनारस में चुनाव मुझे जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा हम अपना बना दें। तो वैसे ही आजमगढ़ है। पिछली बार के आप चुनाव में देखेंगे तो वहां 5 सीटें, 10 सीटों में से 5 सीटें, 6 सीटें उसने समाजवादी पार्टी ने जीती, 3 सीटें बसपा ने जीती और 1 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास रही। बीजेपी ने जबकि वहां पर बड़े अपने उतारे, अपने स्टार प्रचारक के रूप में निरहुआ को उतारा, तमाम इन सीटों का क्या होगा? 111 सीटें। 111 सीटों में मुझे लगता है कि जो लाभार्थी योजना है, बीजेपी का टारगेट है कि हम अपना लाभार्थी योजनाओं को यदि हम अपना सिर्फ दे लेते हैं, वही लाभार्थी योजना मुझे यदि वोट दे देते हैं तो भी मैं चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे। स्नेह रंजन जी, इन 111 सीटों का क्या? देखिए, मैं बताऊं आपको, बनारस के बाद अगर मिल्लत का कोई दूसरा शहर पूर्वांचल में है तो आजमगढ़ है। राहुल सांकीर्तयान से लेकर के कैफी आजमी से लेकर के मौलाना शिबली तक, सब वहां के बड़े नाम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते हैं। सीट जीतने और जिताने की बात जहां तक है, मैं अरुण की बातों पे आता हूं, तो अगर तब तो ये करना पड़ेगा कि कैंट थाने के पास 5 जीप है, 2 वज्रवाहन है और 4 बुलडोजर है, तब तो ये अलॉट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, है क्या, योगी की नीयत है। योगी की नीयत क्या है कि जो भी माफिया है, जो भी रंगदारी मांगता है, जो भी गुंडाइज्म है, जो गुंडा एक्ट है, कमिश्नरेट उन्होंने बना दिया बनारस को कि ताकि यहाँ पे जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं वो कम हो। तो वो जो नीयत है उन्होंने वो लिखवा दिया, पोस्टर लिखवा दिया, गुंडों के नाम। नीयत पर लोग भरोसा करेंगे। नीयत पर लोगों को भरोसा है, योगी जी की नीयत पर भरोसा है। और ये सपा के लोग तो कह रहे हैं कि मेरा माफिया तेरा माफिया, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बसपा के बाद सपा में खराब हुआ था, उस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी बार प्रयास हुए दंगे करने के, योगी जी ने कभी सफल नहीं होने दिया। सर, सीटें कितनी? 111 में से किस तरह? देखिए, अभी यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी सीटें, लेकिन यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा रहेगी, जहां तक मेरा अपना मानना है। समाजवादी पार्टी का भी संघर्ष तगड़ा है। इस बार उन्होंने क्या किया है, लेकिन वो थोड़ा अति विश्वास में है। भारतीय जनता पार्टी संसाधनों से युक्त है, सभी से बढ़कर चढ़ के है, सिंगल लार्जेस्ट उभरेगी। और मैं समझता हूं कि सरकार बनाने में यहाँ के गेटवे ऑफ लखनऊ ये पूर्वांचल ही बनेगा। चलिए, तो गेटवे ऑफ लखनऊ काशी पूर्वांचल ही बनेगा। और खासतौर पर काशी से ये बात निकली है क्योंकि योगी की नीयत पर भरोसा है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी राय रखी। मोदी के चेहरे पर भी भरोसा है और अखिलेश यादव का जो दावा है उस दावे को अभी लोग परख रहे हैं। अगर इन वरिष्ठ पत्रकारों की सुने तो ऐसा लगता है। और फिलहाल जो लाभार्थी हैं, जिसको बीजेपी अपनी सबसे बड़ा अपना प्लस पॉइंट अभी बता रही है, उस पर भी लोगों की नजर यहाँ है पूर्वांचल में। लेकिन पूर्वांचल की जो जातिवादी राजनीति है वो भी अपनी जगह है। अब देखना यह है कि किस तरह से पूर्वांचल की लड़ाई सभी सियासी दल लड़ते हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी और अन्य दल लड़ते हैं, और किस तरह से पूर्वांचल एक बार फिर से गेम चेंजर साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए वाराणसी से शिल्पी से।